हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो आपका सोशियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो। अभी जो हम लोग का जो क्लासेस चल रही है उसमें हम लोग झारखंड लेडी सुपरवाइज़र का जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसकी थ्योरी एवं एमसीक्यू को कर रहे हैं। और ये जो क्लासेस है ये सिर्फ आपको सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में हेल्प नहीं करेगी, बल्कि ये आपको यूजीसी नेट पीजीटी, आपका बिहार पीजीटी के एग्ज़ाम में, या झारखंड में जो सीडीपीओ का आने वाली वैकेंसी है, या पीजीटी की जो 160+ वैकेंसी आएंगी सोशियोलॉजी की, उन सभी में ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। कल जो इवनिंग का क्लास था उसमें हम लोगों ने देखा था कि समाजशास्त्र के अंतर्गत जो आधुनिक सिद्धांत है उसके अंदर कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, कौन कौन से थिंकर आते हैं, उनको देखा था। तो उन्हीं से रिलेटेड आज की एमसीक्यू है और हम लोग देखेंगे आज समाजशास्त्र के अंतर्गत आधुनिक सिद्धांत में। इसमें आपका प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत आएगा, लोक विधि विज्ञान आएगा, निर्जाति पद्धति शास्त्र आएगा, प्रघटना शास्त्र आएगा। ये सारे जितने भी थ्योरी हैं ये आपका आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन से थिंकर ने अपनी कौन सी थ्योरी बताई है। एक और आपको मैं बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो देखने में इसकी क्वालिटी थोड़ी डाउन आती है, इसका मतलब है कि आपके उधर नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि वीडियो के सेटिंग में जाकर उसकी जो क्वालिटी है उसको 360 पे देखिएगा, तो आपको क्लासेस अच्छी दिखेंगी। क्योंकि मैं यहाँ से उसकी क्वालिटी हाई करके ही डाउनलोड करती हूँ, लेकिन अगर आपके यहाँ नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका क्वालिटी फिर उधर से डाउन हो जाता है। और नोट्स बनाते चलिए। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले जो थ्योरी है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद ये किनकी थ्योरी है? तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद मिड की है। उनके क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें महत्वपूर्ण जड़ें कौन सी हैं, उपयोगितावाद का दर्शन या व्यवहारवाद का मनोविज्ञान। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की महत्वपूर्ण जड़ें ये दोनों ही हैं, यानी उपयोगितावाद का दर्शन और व्यवहारवाद का मनोविज्ञान, ये दोनों ही इसकी महत्वपूर्ण जड़ें हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और क्वेश्चन करने से क्या होता है, हम लोग को नॉलेज मिलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन उस थ्योरी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो मिड मिशिगन विश्वविद्यालय में दर्शन एवं सामाजिक मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। इनकी पुस्तक का नाम है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। इसमें इन्होंने 1934 में उनके जो छात्रों द्वारा उनके मरणोपरांत इसको प्रकाशित किया गया था। और इस पुस्तक में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के स्कूल की नींव रखी गई। उनके प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की महत्वपूर्ण जड़ें उपयोगितावाद का दर्शन एवं व्यवहारवाद का मनोविज्ञान है। इसको याद रखिएगा। यहाँ पर बुक का नेम, ईयर ये भी नोट कर लीजिएगा कि किनका है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में 4 थिंकर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि स्वयं की अवधारणा प्राप्ति एवं सामाजिक अस्मिता का समाजीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। अगर मान लीजिए आप एमसीक्यू नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए तो आप बना सकिएगा? तो कुछ थ्योरी भी देखना होगा, एमसीक्यू भी देखना होगा। ये किनका है? तो जॉर्ज हर्बर्ट मिड का है। ठीक है, स्वयं की अवधारणा प्राप्ति एवं सामाजिक अस्मिता का समाजीकरण का सिद्धांत, ये किनका है? जॉर्ज हर्बर्ट मिड का है। इसके लिए उन्होंने स्व की उत्पत्ति की सामाजिक अंतःक्रियावादी व्याख्या प्रस्तुत की है। व्यक्ति के सामाजिकरण में मिड क्या बोलते हैं कि कौन सी अवधारणा दी है? स्व की उत्पत्ति की सामाजिक अंतःक्रियावादी व्याख्या। इसमें समाजीकरण में मिड ने समाज की महती भूमिका को इंगित करते हुए लिखा है कि बालक को अपने बारे में सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बोध होता है, इसी के द्वारा स्व की उत्पत्ति होती है। मैं व्यक्ति के जैविकीय पक्ष को अभिव्यक्त करता है, जबकि मुझे सामाजिक स्वचेतन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। भाषा समझ में आ रहा है आपको? क्या बोल रहा है? मैं व्यक्ति के जैविकीय पक्ष को क्या करता है? अभिव्यक्त करता है। मतलब देखिए, मिड का जो सामाजिक ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का जो सिद्धांत है, या मैं या मुझे का सेल्फ का थ्योरी जो है उनका, इसमें वे बोलते हैं कि मैं मतलब हो गया कि मैं कैसा हूँ, मैं समाज को लेकर क्या सोचता हूँ, ये चीज़ बोला है। और जब मुझे आ जाता है तो उसमें वो
सोचता है व्यक्ति कि समाज मेरे बारे में क्या कर रहा है, मैं जो क्रिया कर रहा हूँ तो समाज मेरा लेकर क्या सोच रहा है, क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि हाँ हम एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमको चाहिए, तो आप पढ़े फिर आपको ये भी लगता है कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ तो समाज मेरे बारे में क्या सोच रहा है कि ये तो पढ़ ही रहा है, इसका कहाँ हो रहा है। तो ये चीज़ जो आती है उसी को उन्होंने सेल्फ थ्योरी बताया है, जिसकी उत्पत्ति दूसरों के द्वारा स्वयं को देखने की जानकारी से होती है, अर्थात दूसरे व्यक्ति उसे किन निगाहों से देखते हैं, यही उनका सेल्फ का थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि स्व की एक आवश्यक विशेषता है इसका आत्मवाचक स्वभाव। स्व जैसे ही ये थ्योरी आएगी, ये किनकी हो जाएगी, ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड जी की थ्योरी हो जाएगी, ये इनकी अवधारणा है। तो स्व की अवधारणा किनकी है, मिड जी की थ्योरी है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड की थ्योरी है। प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद का केंद्रीय आधार बताया है इसको। इसके अनुसार मनुष्य के भीतर स्व होता है। कई बार हम स्व का अर्थ आत्मा से लेते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क भले ही कलुषित हो जाए, लेकिन भारतीय परंपरा से हमारा विश्वास है कि मनुष्य की आत्मा या तकनी पदावली में स्व सबसे ऊपर आएगा। क्या बोल रहा है, आत्मा का शुद्ध रूप से सामाजिक प्रकृति कौन सा है। तो आत्मा का जो शुद्ध है रूप है उसके सामाजिक प्रकृति जॉर्ज हर्बर्ट मीड जी के द्वारा क्या बताई गई है कि इसमें जो शिशु होते हैं उनका जो प्रारंभिक जीवन में उसके साथ कोई भी जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आता है उसके व्यवहार को वो क्या करता है, नकल करने की कोशिश करता है। हर्बर्ट ब्लूमर का योगदान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। अब हर्बर्ट ब्लूमर किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये भी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अंतर्गत आएंगे। जॉर्ज हर्बर्ट मीड, चार्ल्स हटन कूले, थॉमस हर्बर्ट ब्लूमर, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अंतर्गत आएंगे। मीड, कूले, थॉमस, ब्लूमर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के प्रमुख प्रवर्तक एवं समर्थक रहे हैं। हर्बर्ट ब्लूमर ने बताया है कि व्यक्ति जब किसी के साथ अंतःक्रिया करता है तो वो हमेशा वो अपने और दूसरे के व्यवहार को जांचता और परखता रहता है और उस परिस्थिति में अपने समझबूझ के अनुसार व्यवहार करता है। सामाजिक अंतःक्रिया के समय विभिन्न प्रकार के आचरण एवं प्रतीक या संकेतों का आदान प्रदान होता है, जिससे व्यक्ति की अंतःक्रिया प्रभावित होती रहती है। और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद उन्होंने कब दी है, तो 1937 में ब्लूमर ने इसको प्रस्तुत किया है। इस सिद्धांत के संबंध में मतभेद है। कुछ लोगों ने इसे जॉर्ज हर्बर्ट मीड की थ्योरी बताते हैं तो कुछ इसको ब्लूमर की थ्योरी बताते हैं। और ये कुछ व्यक्ति जो है वो शिकागो संप्रदाय के रॉबर्ट पार्क के नाम भी इनमें जोड़ा जाता है। फिर वही है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को सिंबॉलिक इंटरेक्शन बोला जाता है। ये किनकी रचना है, तो देखिए यहाँ पे मिड भी दिया गया, ब्लूमर भी दिया गया, लेकिन ये अवधारणा किनके द्वारा दी गई है अगर पूछा जाता है तो आप किस पे टिक लगाइएगा, ब्लूमर पे। क्योंकि इसकी अवधारणा सबसे पहले किनके द्वारा दी गई थी, तो हर्बर्ट ब्लूमर जी के द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी, तो 1937 में दी गई थी। ये चीज़ को याद रखना होगा। इस प्रकार के कन्फ्यूजन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सिंबॉलिक इंटरेक्शन किनका है, तो हर्बर्ट ब्लूमर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अध्ययन से संबंध है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का नाम किनसे आएगा, तो ब्लूमर से आएगा, मीड से आएगा, कूले से आएगा, हटन से आएगा। ये चीज को हमको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किससे नाम संबंधित है, तो यहाँ पे आपके मिड ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिड हो जाएगा। क्योंकि अगर बाकी सब तो नहीं है तो कौन आंसर हो जाएगा, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किससे हो जाएंगे रिलेटेड, तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांत में क्या समाविष्ट है, सोचने की क्षमता, सामाजिक संस्थाएं तथा सामाजिक अंतःक्रिया, मानस तथा सामाजिक चेतना, अर्थ, प्रतीक जो क्रिया अंतःक्रिया का सुलभ बनाती है। इसमें सोचने की क्षमता है और अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाती है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हर्बर्ट ब्लूमर ने बताया है कि व्यक्ति जब किसी के साथ अंतःक्रिया करता है तो हमेशा वो अपने और दूसरे के व्यवहार को जांचता परखता रहता है
उस परिस्थिति में अपने समझ-बूझ के अनुसार व्यवहार करता है। सामाजिक अंतरक्रिया के समय विभिन्न प्रकार के आचरण में प्रतीकों या संकेतों का आदान-प्रदान होता है, जिससे व्यक्ति की अंतरक्रिया प्रभावित होती है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है कि जब दो प्रेमी-प्रेमिका पहली बार आपस में मिलते हैं तो वे पहली मुलाकात में वे एक ही दूसरे से स्पष्ट नहीं होना चाहते। वे दोनों एक दूसरे के मनोवृत्तियों, इरादे एवं संकेतों के माध्यम से समझने एवं समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें इन्होंने इसकी उदाहरण देते हुए इसे स्पष्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अंतःक्रिया वो पारस्परिक प्रभाव है जो मनुष्य अंत उत्तेजना तथा प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे पर डालते हैं। यह कथन किस विचारक का है? कूले, गिस्ट, किम्बल यंग या मिड? तो सामाजिक अंतःक्रिया का पारस्परिक प्रभाव है जो मनुष्य अंत उत्तेजना तथा प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे पर डालते हैं। तो ये किसका आंसर हो जाएगा? गिस्ट जी का। उनका मानना था कि सामाजिक अंतःक्रिया वो पारस्परिक प्रभाव है जो मनुष्य अंत उत्तेजना तथा प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे पर डालते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो थ्योरी है वो है सामाजिक प्रणाली। सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा सिद्धांत को तार्किक रूप से विकसित करने और इसे सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? कौन सी? सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा। ठीक है। तो ये भी आपका है, सिलेबस में मेंशन है। ये किन की थ्योरी हो जाएगी? टालकट, पार्सन्स, पेरेटो, मैकइवर, स्पेंसर। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा टालकट पार्सन्स जी की थ्योरी है सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा या सिद्धांत। सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा सिद्धांत को तार्किक रूप से विकसित करने और इसे सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का श्रेय टालकट पार्सन्स को दिया जाता है। उन्होंने समस्त समाज को सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखने का प्रयास किया है। पूरा सामाजिक व्यवस्था के रूप में इन्होंने अपने सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि समाज में व्यक्तियों का आचरण किस प्रकार से प्रभावित होता है। इस हेतु 4 प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्माण होता है और पुनः इन 4 प्रकार की व्यवस्थाओं से व्यक्तियों का आचरण निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य आवश्यक है? तो नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करने के लिए बोला गया है। सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण रखने के लिए कौन से कार्य आवश्यक है? अनुकूलन, सामाजिक क्रिया, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति, प्रच्छन्नता या सामाजिकरण? तो आपका अनुकूलन है, एकीकरण है, लक्ष्य प्राप्ति है, सामाजिकरण है। ठीक है, ये सब इसके आवश्यक तत्व हैं। सामाजिकरण है, प्रच्छन्नता। ठीक है, तो नीचे दिया गया सही उत्तर में आपका हो जाएगा 1, 3, 4 और 5। अनुकूलन, एकीकरण, प्रच्छन्नता। पार्सन्स ने बताया है कि सामाजिक व्यवस्था के सामने 4 प्रकार की सामाजिक समस्या है जिसका निदान व्यवस्था के हित में बहुत जरूरी है। यदि कोई व्यवस्था के 4 समस्याओं से निपट नहीं पाता तो व्यवस्था में गड़बड़ी या व्यवस्था के समाप्त हो जाने की समस्या उत्पन्न होती है। ये 4 प्रकारात्मक आवश्यकताएं हैं। प्रच्छन्नता, प्रतिरूप। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब हिंदी हम लोग पढ़ते हैं तो हिंदी के शब्द थोड़े हम लोग को हार्ड लगते हैं, लेकिन इंग्लिश में देखने पे ठीक पता चल जाता है। जैसे लेटेंसी, पैटर्न, मेंटेनेंस एंड टेंशन मैनेजमेंट, अनुकूलन हो गया एडप्टेशन, लक्ष्य हो गया गोल अटेनमेंट, और एकीकरण मतलब इंटीग्रेशन। वही आपका एजिल मॉडल के बारे में इसमें दिया गया है। एजिल मॉडल इसके बारे में बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है तो मतलब ये पार्सन्स के एजिल मॉडल से प्रभावित है। प्रच्छन्न, लेटेंसी, पैटर्न मेंटेनेंस, एडप्टेशन, गोल अटेनमेंट और इंटीग्रेशन। पार्सन्स के अनुसार कितनी प्रकारात्मक पूर्व अपेक्षाएं हैं? कितना है? 4, 2, 3 या 8? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, एजिल। ठीक है, AGIL। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना को बने रहने के लिए उसे निम्नलिखित में से कौन से प्रकार करने की आवश्यकता है? अनुकूलन करने की, एकीकरण करने की, लक्ष्य प्राप्ति करने की, सामाजिक क्रिया करने की, सामाजिकरण करने की, प्रतिरूप अनुरक्षण करने के लिए। तो अनुकूलन, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति और प्रतिरूप अनुरक्षण इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण तथा तनाव नियंत्रण जो सामाजिक व्यवस्था की 4
प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं हैं, इसे किसने स्वीकार किया है? वेबर, पार्सन्स, मर्टन या इनमें से कोई नहीं? तो एजिल मॉडल किसका है? पार्सन्स का। एजिल मॉडल किनका है? तो पार्सन्स महोदय का है। एजिल मॉडल किनका है? पार्सन्स महोदय का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को एक व्यवस्था माना है जिसके 3 पक्ष होते हैं। इसमें से 2 है व्यक्तित्व व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था। तो निम्नांकित में से इसके द्वारा बताई गई तीसरी व्यवस्था कौन सी है? एक क्या व्यवस्था बताया गया है? क्रिया की एक व्यवस्था माना है जिसके 3 पक्ष है, व्यक्तित्व और सांस्कृतिक। तो तीसरा क्या हो जाएगा? सामाजिक व्यवस्था। पार्सन्स ने समस्त समाज को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखने का प्रयास किया है। उन्होंने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत थ्योरी ऑफ एक्शन में क्रिया शब्द का प्रयोग सामाजिक व्यवहार के पर्यायवाची के रूप में किया है। पार्सन्स ने प्रारंभ में 3 प्रकार की व्यवस्थाओं की चर्चा की थी। वे है सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था। बाद में उन्होंने इसके जैविक व्यवस्था को भी जोड़ दिया। पार्सन्स ने जैविक व्यवस्था को भी अपने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में इसलिए रखा है कि व्यक्ति या समाज को जीवित रहने के लिए किसी न किसी प्रकार की आर्थिक क्रिया का होना नितांत आवश्यक है। आर्थिक व्यवस्था के अभाव में सामाजिक व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची और एवं सूची 2 को सुमेलित करना है। तो सूची 1 में व्यवस्थाओं के संदर्भ में दिया गया है और इधर सूची 2 में आपका दिया गया है। तो सामाजिक व्यवस्था एकीकरण हो गया, सांस्कृतिक व्यवस्था तनाव नियंत्रण हो गया, व्यक्तित्व व्यवस्था हो गया लक्ष्य प्राप्ति, और जैविक व्यवस्था हो गया अनुकूलन। इसको इस प्रकार से आप करके इसको मिलान करके रखिएगा। एजिल मॉडल का ही प्रभाव है। ठीक है, वही थ्योरी इसमें दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी है प्रघटना शास्त्र, यानी आपका इसके प्रवर्तक कौन है? प्रघटना शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? टालकट पार्सन्स, एडमंड हुससेल, हर्बर्ट स्पेंसर या कार्ल मार्क्स? तो प्रघटना शास्त्र एडमंड हुससेल की है। हीगल की पुस्तक फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड 1807 में सर्वप्रथम फिनोमिनोलॉजी शब्द मतलब प्रघटना शास्त्र शब्द का प्रयोग के बाद सामाजिक विज्ञान की शाखा के दर्शन शास्त्र की यह मुख्य अवधारणा बन गई। किंतु आधुनिक काल में इस परंपरा का मुख्य स्रोत हमें एडमंड हर्सल की कृति में देखने को मिलता है। फिनोमिनोलॉजी जो है वो 2 शब्दों के मेल से बनी है, फेनामई तथा लोगस से बना है, जिसका अर्थ तर्क के द्वारा प्रकट होना होता है। प्रघटना शास्त्र फिनोमिनोलॉजी विधि को समाजशास्त्र में प्रयोग करने का श्रेय एडमंड गुस्ताव एल्बर्ट हुससेल के शिष्य अल्फ्रेड शुट्ज को है। वास्तव में शुट्ज की कृति जो थी द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड 1932 नोट कीजिए, ने प्रघटना क्रियावादी समाजशास्त्र के उद्भव की नींव रखी है। अन्य कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ हम लोग देखते हैं। तो प्रघटना शास्त्र फिनोमिनोलॉजी की अवधारणा मैक्स वेबर की वर्डसटेहन की अवधारणा